कानपुर में कार के बोनट पर बैठकर गेट पर लटक कर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल, खुलेआम नियमों की उड़ाती दिखे धज्जी। महराजगंज में वेतन कटौती से नाराज युवक टावर पर चढ़ा, पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। सोनौली कस्बे का मामला। कानपुर अग्निकांड के मामले में कॉम्प्लेक्स में जाने को लेकर आपस में भिड़े व्यापारी। एनडीआरएफ से क्लियरेंस लेने के बाद एआर कॉम्प्लेक्स में 4 व्यापारी को जाने की अनुमति दे रही थी पुलिस। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर के मोहाना नदी में नाव पलटने से बहे 2 लोग, एक युवती को बचाया गया, दूसरे युवक की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ से गोंडा जा रही अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, 5 की हालत नाजुक। अंबेडकर नगर में निर्माणाधीन रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में एटीएम बूथ में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। उन्नाव में हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से टकराया दूसरा डंपर, जोरदार टक्कर लगते ही एक डंपर में भयंकर आग लगी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस टीम ने रेस्क्यू करके घायल ड्राइवर और क्लीनर को भेजा अस्पताल। हादसे के बाद हाईवे पर लगा रहा 2 किलोमीटर लंबा जाम। कानपुर में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फिरोजाबाद में चरस की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का खुलासा, 9 किलो चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए बताई जा रही चरस तस्करों से बरामद तस्कर की कीमत। बरेली के इज्जत नगर में सैलून चलाने वाले गौरव श्रीवास्तव पर मुस्लिम समुदाय के दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने किया हमला, हमलावरों ने पीड़ित को धमकाया। दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल संदिग्ध हालत में मेरठ से लापता, पिछले 8 दिन से कांस्टेबल की तलाश में भटक रहा था परिवार। सोमवार को डीएम ऑफिस पहुंचे परिजनों ने कांस्टेबल की बरामदगी की मांग। बस्ती पुलिस ने विदेश से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 66 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई, नेपाल से भारत के कई राज्यों में करते थे सप्लाई। बस्ती में रुधौली पुलिस टीम द्वारा सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 5 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 66 किलो गांजा और कार बरामद। फर्रुखाबाद में युवती की हत्या कर तेजाब से उसे जलाया, शव को झाड़ियों में के किनारे फेंककर फरार हुए हत्यारे। पुलिस और फोरेंसिक टीम तफ्तीश में जुटी, कंपिल इलाके की। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात रणदीप भाटी गैंग का बदमाश योगेंद्र उर्फ जुगला गिरफ्तार, व्यापारी से 5 लाख की मांगी थी रंगदारी, बदमाश से 10,000 रुपए, पिस्टल, कारतूस, एक स्कॉर्पियो बरामद। झांसी के रेलवे स्टेशन यार्ड में 2 महिलाओं से ट्रेन में रेप का मामला, 3 फौजियों पर लगा गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने एक फौजी आरोपी को गिरफ्तार किया। मऊ में पुलिस गिरफ्तार अपराधियों की कर रही है जिला बदर और 6 महीने तक जिले में न दिखने की दी हिदायत, अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है पुलिस। शामली में सऊदी अरब से पति ने फोन पर दिया पत्नी को 3 तलाक, पीड़ित पत्नी ने महिला थाने पहुंचकर दर्ज कराई एफआईआर, सीएम योगी और पीएम मोदी से की मदद की गुहार। रायबरेली पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा रोजगार के नाम पर छलावा कर रही है सरकार, 2024 लोकसभा चुनाव में जन समर्थन की लोगों से अपील। जौनपुर में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, उन्हें 2 मुंह वाला नेता करार दिया, कहा 2 धड़ों में बटी है समाजवादी पार्टी, एक धड़ा सपा को जिताना चाहता है तो दूसरा धड़ा पार्टी को हराने में जुटा है। फतेहगढ़ जेल में बंद आजमगढ़ के फूलपुर पवई क्षेत्र के सपा विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। पिछले साल अहिरौला में हुए जहरीली शराब कांड के मामले में दर्ज हुआ था केस। कानपुर पहुंची केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अग्निकांड की घटना पर दुख जाहिर किया, कहा पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है यूपी सरकार, निकाय चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारने की बात भी कही। प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ा मामला, अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की हुई थी मुलाकात का वीडियो सामने, 5 मार्च की सुबह का वीडियो। उमेश पाल की हत्या के बाद मेरठ पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम के साथ अखलाक का वीडियो सामने आने के बाद परिजनों की सफाई, मुलाकात करने वालों को नहीं जानते थे घर के लोग, अखलाक के कार के इस्तेमाल करने से भी परिजनों ने किया इनकार। नैनी जेल में अतीक के बेटे अली अहमद की बैरक में देर रात छापेमारी, अली अहमद की बैरक से चम्मच से बनाए गए 15 चाकू, 11 लाइटर बरामद सहित की कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद, बैरक से मोबाइल फोन नहीं मिलने की खबर। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में अदालत ने जारी किया अमीन सर्वे कराने का आदेश, अमीन शाही ईदगाह परिसर में जाकर करेगा सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने 31 मार्च को आदेश के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराई थी आपत्ति। प्रयागराज में ब्रजेश पाठक ने तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गंदगी मिलने पर आउटसोर्सिंग एजेंसी का 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया। बुलंदशहर में खराब सड़क की शिकायत पर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने निरीक्षण किया, सड़क की गुणवत्ता की खुद जांच की, सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है गांव की सड़क। कानपुर अग्निकांड के मामले में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे, घटनास्थल अग्निकांड में जर्जर हुई इमारतों का लिया जायजा। कानपुर में बांस मंडी में रेडीमेड मार्केट में आग का तांडव,
डीएम, पुलिस कमिश्नर, आला अधिकारियों ने किया बिल्डिंग का निरीक्षण, नुकसान के आकलन में जुटे अधिकारी। निकाय चुनाव में सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला। रायबरेली में अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले दिखी गुटबाजी, स्वामी प्रसाद मौर्य के होर्डिंग्स में स्थानीय विधायक का नाम न होने पर कार्यकर्ताओं में दिखा गुस्सा। लखनऊ के मोहनलालगंज में जाम में फंसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ट्रैफिक जाम की वजह से लग रहा लंबा जाम। कानपुर अग्निकांड में मृतक के परिजनों से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुलाकात की, 5 लाख की सहायता राशि के आश्वासन के साथ ही दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी दिया आश्वासन। अमेठी में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, तिरंगा तख्ती बैनर लेकर पूर्व सैनिकों ने की नारेबाजी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खोला कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा, छात्र संघ बहाली को लेकर किया प्रदर्शन। बहराइच कलेक्ट्रेट पर रिटायर्ड सेना के जवानों ने 1 रैंक 1 पेंशन में खामियों को लेकर किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चरस तस्कर गैंग का किया खुलासा, 1 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से 5 किलो चरस बरामद। बिहार से कुशीनगर में चरस बेचने जा रहा था आरोपी, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, संसद भवन में दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सप्तनीक श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। दोनों ने अपने अपने परिवारों के साथ श्री दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास से भी शिष्टाचार भेंट की। बड़कोट में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्सा, सत्याग्रह यात्रा की तैयारी में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जल्द कार्यकर्ता शुरू करेंगे। खटीमा में 1 रैंक 1 पेंशन योजना से नाराज भूतपूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, तहसील परिसर में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, कमिश्नर गढ़वाल ने जांच के आदेश दिए, डीएम ने जांच के लिए बनाई कमेटी। पिथौरागढ़ के काली विनायक गांव में लोग लगे फंदे में फंसा गुलदार, सूचना पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम, गुलदार को फंदे से सुरक्षित निकाल कर ले गई थी साथ। उत्तराखंड में बारिश से नहीं मिल रही निजात, 4 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि की मौसम विभाग ने दी चेतावनी। चारधाम यात्रा में खलल डाल रहा है मौसम, यात्रा शुरू होने में 20 दिन का वक्त बाकी। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 8 लाख से ज्यादा लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को फिर से यूपी लाने की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने सुबह सुबह ही साबरमती जेल में दस्तक दी और उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए कानूनी औपचारिकताओं की शुरुआत कर दी है। पुलिस की टीम ने साबरमती जेल में अतीक के खिलाफ जारी कोर्ट के वारंट को तामील कराया, साथ ही प्रॉपर्टी डीलर जीशान के मामले में बयान भी दर्ज किए हैं। दरअसल पुलिस ने अतीक से प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पूछताछ की। 31 दिसंबर 2022 को अतीक के बेटे अली ने दोस्तों के साथ मिलकर जीशान के साथ मारपीट की थी और जेल में बंद पिता अतीक से बात कराकर रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के खिलाफ जारी बी वारंट भी साबरमती जेल में तामील कराया। कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, उन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और बहुत जल्द ही यानी हफ्ते भर के अंदर प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकालकर एक बार फिर से प्रयागराज लाएगी। उस उमेश पाल मर्डर केस के क्लू खोजने की कोशिश प्रयागराज पुलिस करेगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इस वारंट के तामील होने से अतीक को यूपी लाने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड केस में अतीक को प्रयागराज लाकर पूछताछ कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड को महीने भर से ज्यादा का समय बीत चुका है और हमलावर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और इसी बीच हत्याकांड में शामिल रहे गुड्डू मुस्लिम का एक और वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड के 9 दिन बाद यानी 5 मार्च की हैं, जिसमें प्रयागराज में उमेश पाल पर हमले के दौरान बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम मेरठ में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर के बाहर एक बैग लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। अखलाक के घर के अंदर लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला गेट पर जाती दिख रही है, जो घर में मौजूद लोगों से इजाजत मिलने के बाद गेट खोलकर गुड्डू मुस्लिम को घर के भीतर लाती है। घर के अंदर लगे तीसरे सीसीटीवी कैमरे में महिला के पीछे गुड्डू मुस्लिम आता दिख रहा है, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम सामने सोफे पर बैठी अखलाक की बहन के सामने जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान नीले रंग की टी शर्ट में एक शख्स गुड्डू मुस्लिम से गले मिलता है। थोड़ी देर बाद अखलाक भी आ जाता है। थोड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती है, फिर तीनों बारी बारी से अंदर के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अतीक के बहनोई अखलाक को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई। लेकिन अखलाक का परिवार अब अलग ही तरह की कहानियां बयां कर रहा है।
अतीक के बहनोई अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी से साफ है कि अखलाक के जरिए अतीक ने पश्चिमी यूपी में अपना नेटवर्क तैयार करके रखा था, लेकिन अखलाक की बहन अपने भाई को अब भी बेकसूर साबित करने में लगी है। अब पॉलिटिक्स है, अब ये क्या मैं बोलूँ, जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है, किसके मुंह को बंद कर सकते हैं, किसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं है। बहन भले ही अखलाक को बेकसूर बता रही है, लेकिन अखलाक की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी की तस्वीर सामने आई। लेकिन अखलाक की बहन बड़ी साफ गोई के साथ शीशे की तरह साफ तस्वीरों को भी झूठा बता रही है। उसको देख के अखलाक हिल गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी ये डर था कि कहीं ये कुछ कर न देख। अच्छा, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी, बताया जरूर जा रहा है कि उनके आदमी हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल यूपी पुलिस और एसटीएफ पर भी उठने लगा कि 38 दिनों से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में खाक छान रही पुलिस पहले से ही आशंका क्यों जताने लगी थी कि गुड्डू मुस्लिम समेत उमेश पाल की हत्या में शामिल कई आरोपी नेपाल भाग गए हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े करने के बाद अब अखिलेश यादव बसपा के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं। अखिलेश यादव सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के स्कूल में पहले स्वामी प्रसाद के पिता की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ स्कूल में लगवाई गई कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय जो स्वामी प्रसाद मौर्य का कॉलेज है और यही है वो मूर्ति मान्यवर कांशीराम की, जिसका अनावरण राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव ने किया। दरअसल सपा की पहचान अब तक सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए राजनीति करने वाली पार्टी की रही है, लेकिन लगातार कई हार झेलने के बाद अखिलेश यादव अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए सपा की इसी पहचान को बदलने के लिए यादव के अलावा बाकी ओबीसी जातियों और बसपा के बेस वोटर यानी कि दलित समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करना इसी दिशा में अखिलेश का बड़ा कदम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने दलितों को अपने पक्ष में रिझाने का एक पासा फेंका है। कांशीराम देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। ऐसे में बसपा कांशीराम को लेकर सपा और अखिलेश यादव के इस रुख से बौखलाई हुई है और मूर्ति अनावरण पर सवाल खड़े कर रही है। रायबरेली में अखिलेश यादव के कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने को बहुजन समाज पार्टी ने दिखावा बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने जीते जी कभी कांशीराम का सम्मान नहीं किया। ऐसे में अब अखिलेश यादव का कांशीराम की मूर्ति लगवाना सिर्फ सियासी नाटकबाजी है। सभी महापुरुषों का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया था, तो अब उनका तो नाटक चल रहा है मूर्ति लगाना, ये करना। जब तुम महापुरुषों का अपमान किए हो तो आज तुम्हारी मूर्ति लगाने से थोड़ी ना तुम्हारे साथ कोई आ जाएगा। हालांकि बसपा से लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण का स्वागत करते हुए कांशीराम को देश की धरोहर बताते हुए कहा है कि कांशीराम की वजह से ही समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है। मान्यवर कांशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, उसी से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई। लेकिन बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध की सपा की कोशिश को मलूक नागर ने नाकाम बताते हुए कहा कि बसपा का 20 वोटर अब भी उनके साथ डटकर खड़ा है। बहरहाल बहुत जल्द यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के नतीजों में सामने आ जाएगा अखिलेश यादव दलित वोटर्स को साधने की रणनीति में कामयाब हुए या नहीं। यूपी के मदरसों को लेकर एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ना तय है। एक तरफ जहां प्रयागराज पुलिस लंबे वक्त से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है, वहीं यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस मसले को मदरसों से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया है। ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज में सरेआम हुई वारदात को मंत्री ने मदरसों से जोड़ दिया। इसके साथ ही मदरसों को लेकर कई मांग की है। कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। मदरसों पर मंत्री जी की तलखी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी मंत्री जी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मदरसों पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बहुत बार ऐसा है और ऐसी जानकारियाँ भी हैं कि जैसे नेपाल का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ पे तमाम ऐसे मदरसे चलते भी हैं जहाँ पे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम भारत के खिलाफ हैं, या हम उनको एक नई सोच के आधार उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सपा मुखिया दमखम से तैयारियों में जुटे हैं, वहीं उनकी पार्टी में सिर्फ टव्वल नजर आने लगा है। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे के वक्त पार्टी की गुटबाजी जग जाहिर हो गई। यहां पार्टी के दो कद्दावर नेताओं के बीच तलखियां साफ साफ नजर आई।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ अपनी फोटो तो लगाई है, लेकिन ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और सपा के मुख्य सचेतक भी वो कहे जाते हैं, उनकी इस होर्डिंग में कहीं भी तस्वीर नहीं दिख रही है। दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में अखिलेश यादव के 2 कार्यक्रम थे, जहां सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के बीच दूरी साफ दिखी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य वाले होर्डिंग्स में तो स्थानीय विधायक मनोज पांडे का नाम और फोटो तक नहीं था। अब नहीं है, अब ये तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक है, हम लोग मनोज पांडे जी के साथ तन मन धन से है। उनके रैली में जो भी लोग आएंगे, प्रतापगढ़ बाहर से लोग आते हैं और यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है पूरे ऊंचाहार विधानसभा में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनोज पांडे जी का काम बोलता है। बताया जा रहा है कि कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की अगुवाई की थी, जबकि जगतपुर के कार्यक्रम में मनोज पांडे फ्रंट में रहे। लेकिन चुनावी माहौल में क्षेत्र के दोनों कद्दावर पार्टी नेताओं का एक साथ न होना टेंशन बढ़ा सकता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन में पीएम से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही यूपी में होने वाले निकाय की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन की भी बात की। उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है और अधिक मजबूत बनाते हुए 2023 में नगर निकाय और 2024 में लोकसभा कमल ही कमल खिलाना। इससे पहले रविवार को भी केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल भाजपामय है, पार्टी बहुत मजबूत है, इसे और ज्यादा मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में नगर निकाय और 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से कमल खिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ऐसे समय में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली गए, जब यूपी में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी से मुलाकात कर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में तमाम संगठनात्मक पहलुओं पर बातचीत की। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है और इसी चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग। इस मीटिंग में निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर मंथन हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बैठक में चुनावी तैयारियों को देखा। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के अलावा गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 760 नगर निकायों के लिए 14,684 पदों पर वोटिंग होगी। 17 मेयर, 1,420 नगर निगम के पार्षदों का चुनाव होगा। 199 नगर पालिका अध्यक्ष और 5,327 नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं 544 नगर पंचायत अध्यक्ष और 7,178 नगर पंचायत के सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। ईवीएम से सिर्फ मेयर और पार्षदों के पदों का चुनाव होगा। बाकी सभी पदों पर बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर हुई इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर अहम मुद्दा रहा। चुनाव के चर्चा करने के लिए बुलाया था। यहाँ पे चुनाव के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा हुई है। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। निकाय चुनाव को लेकर सूत्रों से खबर है कि सभी सीटों पर 3 चरण में निकाय चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन ने अयोध्या में दर्शनार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। एबीपी गंगा आपको अयोध्या का हवाई दर्शन आपके घर बैठे कराने वाला है। अयोध्या की हेलीकॉप्टर सर्विस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। साथ ही इससे अयोध्या के मठ और मंदिरों का दर्शन भी किया जा सकता है। 28 मार्च को रामनवमी के दिन शुरू हुई यह हेलीकॉप्टर सेवा अगले 15 दिनों तक चलेगी। एक बार में 7 दर्शनार्थी हवाई दर्शन कर सकेंगे। हर एक दर्शनार्थी को 3,000 रुपए का किराया चुकाना होगा। अब अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का वो वीडियो देखिए, जिसके लिए आपको अयोध्या जाकर 3,000 रुपए का किराया चुकाना होगा। दरअसल अयोध्या में 15 दिनों के इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रगति को हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। सर, डेवलपमेंट का तो मतलब चल रहा है, हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा है। एक नई दिशा दी जा रही है अयोध्या को। आने वाले समय में वाराणसी जैसा किया जाएगा। जो छोटे छोटे स्पॉट्स अपने डेवलप हो रहे हैं, सूर्य कुंड है सर, पहले सूर्य कुंड जैसा था, अभी देखेंगे एकदम। 7 मिनट के इस हवाई दर्शन के लिए अयोध्या के सरयू तट पर स्थित राम कथा पार्क में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के मामले में मथुरा कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज में दरअसल रिट रिपोर्ट कोर्ट अमीन को सौंप दी है। कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव ने रिट रिपोर्ट को रिसीव किया। इसके बाद अमीन ये तय करेंगे कि किस दिन सर्वे के लिए मौके पर जाना है।
मौके पर पहुंचकर कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों को भी बुलाएंगे और शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे, जिसकी रिपोर्ट 17 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश की जानी है। आमीन महोदय ने रीट रिसीव कर ली है और आमीन नियुक्त हो चुका है, उनका नाम शिशुपाल है और जल्दी वो हमसे संपर्क करेंगे, हम जाएंगे साथ में। 29 अप्रैल को मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र पर शाही ईदगाह के अमीन सर्वे कराने के आदेश दिए थे। 8 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने हिंदू सेना के दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर अमीन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था कि उनको बिना सुने ये आदेश दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके बाद 29 मार्च को कोर्ट ने 8 दिसंबर को आदेश का अनुपालन कराने के लिए दोबारा आदेश दे दिया। इस मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बाल श्री कृष्ण की तरफ से मथुरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पक्ष में पक्षकार ने कोर्ट से मांग की थी कि कृष्ण जन्म स्थान की जमीन पर बनी शाही ईदगाह की कोर्ट अमीन रिपोर्ट मंगाई जाए। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में नजर आए। सफाई में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ब्रजेश पाठक अचानक तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी, लेकिन अस्पताल में फैली गंदगी ने उनका पारा हाई कर दिया। ये किसकी जिम्मेदारी है? अस्पताल के अंदर ब्रजेश पाठक ने बारीकी से व्यवस्थाओं को जांचा, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को देखा। अस्पताल में कई जगहों पर टूटे फर्श की मरम्मत के निर्देश दिए। इसी के साथ ही सफाई समेत बाकी लचर व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। कुछ सफाई को लेकर त्रुटियां मिली हैं। हमने आज एक दिन का पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो पारिश्रमिक होता है उसको काटने का निर्देश दिया। उसको आज कोई बिल का भुगतान नहीं होगा और पूरे अस्पताल में अभियान चला करके एक एक बिंदु की सफाई करें और जो फर्श टूटी है और या तार बिजली के तार उलझे हैं सब कुछ प्रॉपर करें। और सीएमएस से सीएमओ को कहा है तत्काल इसके लिए काम तमाम शिकायतें कि दवाएं बाहर से लिखते हैं। नहीं, कोई दवाई एक टिकिया भी बाजार से नहीं लिखी जाएगी। कल बहुत सख्त हिदायत दी है और इसको हम खुद मॉनिटर करें। पेशेंट से मिले आप? हाँ, कई पेशेंट से मिले। सफाई व्यवस्था के अलावा ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की कई खामियां पकड़ी, जिन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। इटावा में कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए हर रोज जिंदगी को खतरे में डालते हैं। स्कूल जाने के लिए यहाँ बच्चे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पार करके दूसरे छोर पर जाते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर दूरी से बचने के लिए इन बच्चों को एक्सप्रेसवे के बीच से ले जाया जाता है। पास में स्कूल न होने की वजह से एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए बैरिकेडिंग की जाली भी काट दी गई है। तब मुझे तो बहुत घूम के जाने पड़े, बहुत देर हो जाए, लेट हो जाए, फिर तब मरा ही जाने पड़ते हैं। तुम्हारे साथ कितने बच्चे जाते हैं लगभग? ऐसे 21 बच्चे। ये लापरवाही एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 115 और 16 के बीच हर रोज होती है। यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ये बच्चे जिंदगी जोखिम में डालते हैं, जिसकी वजह से कई बार वाहन चालकों को इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ से जो वाहन निकलते हैं लगभग 120-150 की बेहद स्पीड से निकलते हैं। वहीं जिस तरह से जो अभी नज़ारा आपने देखा कि बच्चे यहाँ से एक्सप्रेस वे से अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं। हालांकि अब गांव के प्रधान ने इस खतरे का समाधान करने की मांग की है। नहीं, ये रिक्शा साहब, इसीलिए तो हमने आपसे भी कहा, आपसे भी गुजारिश है शासन प्रशासन से आपके द्वारा कि ये रास्ता साहब ब्लॉक की जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के केस में राहत मिली है। उन्हें सूरत की कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15,000 मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। राहुल ने इस पर रोक और इस मामले में जमानत के लिए सोमवार को सेशंस कोर्ट में याचिका लगाई। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल के सूरत पहुंचने से पहले ही उनके साथ 3 राज्यों के सीएम वहां मौजूद थे। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रही। इसके अलावा गुजरात की सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर अराजकता के आरोप लगाए। आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे, या जांच एजेंसियों को जो धमकाने की आपकी प्रवृत्ति है वह करने गए थे। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। बिहार में भड़की हिंसा की आग जैसे जैसे थम रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ने लगा है। बिहार के सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में भड़की हिंसा के बाद कार्रवाई का दौर जारी है। वहीं बिहार से दिल्ली तक सियासी गदर तेज हो गया है। निश्चित रूप से यह सरकार दंगाई सरकार है, जिसने
ताजिया का स्वागत कर रहे हो और रामनवमी की शोभा यात्रा पर ईंटा पत्थर चलवा रहे हो। व्यवस्था जो देख रहे हैं ना उसको देखें कि वहाँ जंगल राज है कि मंगल राज है। हिंसा पर सियासी तपिश के बाद माहौल शांत कराने की कवायद जारी है। बिहार शरीफ में पुलिस हिंसा वाले क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है। वहीं सासाराम में भी पुलिस फोर्स एक्टिव है। इसके साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है। सारी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसके आधार पर, एविडेंस के आधार पर FIR भी किए जा रहे हैं। जो 15 से अधिक FIR हो गए हैं और गिरफ्तारी भी लगभग 130 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी लोग चिन्हित होंगे किसी भी तरह की एक्टिविटी में, उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट है। इस बीच 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव भी स्थगित कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के हिंसा प्रभावित रिषड़ा और सेरामपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। लेकिन कुछ इलाकों में सरकारी आदेश लागू है और इंटरनेट सेवा पर रोक सोमवार को भी जारी है। रविवार शाम रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समूह के बीच हुई झड़प के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें पार्टी के घायल कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दे रही। टीएमसी नेता धारा 144 में घूम रहे हैं। हम जहाँ पे हैं यहाँ पे 144 नहीं है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे 144 नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हमें जाने के लिए रोक रहे हैं। तो भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने आरोप लगाए हैं कि पुराने कश्मीर के पत्थरबाज बंगाल में आ गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग क्या पुराना कश्मीर में है? ये क्या पुराना कश्मीर होगा? पुराना कश्मीर का पत्थरबाज अभी पश्चिम बंगाल में आ गया है। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भाजपा पर भगवान राम के अपमान के आरोप लगाए हैं। हमने कभी नहीं सुना रामचंद्र जी ने उनके शिष्यों लोगों को बताया कि जाओ पिस्तौल लेके, सोड लेके जुलूस निकालो और हरे रे करके गुंडागर्दी चालू कर दो। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी अपमान कर रहे हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई रामनवमी की झड़पों पर पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार तक झड़पों की CCTV फुटेज के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।